एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो बहुत आसान सा ये चैप्टर, कुछ कंसेप्ट है, बस उसको आपको समझना है, बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी आयुष राज, और आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में समझेंगे कि इन्वायरमेंट के बारे में जो विश्व में बातें हैं वो कब से स्टार्ट हुई, कब एक कंसर्न के तौर पे लिया जाने लगा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हमें रोकना है। उसके बाद हम लोग रियो समिट के बारे में पढ़ेंगे, देन ग्लोबल कॉमन्स के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब एनवायरनमेंट की बात निकल के आती है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, कीवर्ड निकल के आता है, वो आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के बारे में समझेंगे, और उसके बाद इंडिया द स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्स, एंड उसके बाद रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के किस प्रकार से रिसोर्स के ऊपर पॉलिटिक्स होता है पूरे दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मकसद रखते हैं और उनके बीच में टसल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। एट द लास्ट हम लोग इंडिजिनस पीपल और उनके राइट्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। सर ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। देखो, एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें पॉलिटिकल, एक कह सकते हो कैपेबिलिटी या पॉलिटिकल जो विल पावर है ना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि उन कंसर्न को सॉल्व किया जा सके। एनवायरनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई एक कंट्री अगर चाहे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए सभी लोगों को, सभी देशों को साथ में मिलकर आना पड़ेगा, तभी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि आप देखोगे पिछले कई सालों से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ओजोन जो लेयर है वो कम हो रहा है, साथ ही साथ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो एडेबल लैंड है वो कम हो रहे हैं, जगह जगह पे बहुत सारे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब क्यों? ये सब दिक्कतें हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि इन कंसर्न को एक ग्लोबल स्टेज मिल सके। इन कंसर्न के बारे में आप समझ सको किस प्रकार से कंट्रीज बिहेव करती, किस प्रकार से कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, एंड सो ऑन। देखो, एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत नई चीज़ है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा, अगर मान लो कि 100 साल 200 साल की अगर बात लोगे, कोई एनवायरनमेंट को बचाने की बात नहीं रखता था, या किसी को इसकी पड़ी नहीं थी कि एनवायरनमेंट को भी बचाना है, वाटर को बचाना है, एयर को बचाना है, ओजोन लेयर को बचाना है। ये सब चीज़ें किसी के दिमाग में नहीं आती थी। ये चीज़ें 1960s के बाद ग्लोबल डिस्कशन का पार्ट बना, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात होने लगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो एक इवेंट था वो था 1972 में क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एक थिंक टैंक है जिसने एक बुक पब्लिश किया था, लिमिट्स टू ग्रोथ। यहाँ से चीज़ें निकल के आती है कि हाँ भाई, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है और इस पे दुनिया के देशों को एड्रेस करना चाहिए, दुनिया के देशों को सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। फिर 1987 में ब्रुडलैंड रिपोर्ट आता है जिसमें ये चीज़ें कही जाती है कि जिस प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ अभी कर रहे हैं ना, जिस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हम लोग कर रहे हैं, वो सही नहीं है। वो बहुत फ्यूचर को एक तरह से हैम्पर करने वाली चीज़ है, बहुत अच्छा नहीं है। हमारा फ्यूचर काफ़ी ख़राब हो जाएगा जिस तरीके से अभी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्बन गैस का एमिशन हो रहा है, एंड सो ऑन। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अगर सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए तो हम लोगों को यहाँ से हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिससे जाना जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइज करती है फर्स्ट अर्थ समिट, जिसको रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसलिए इसको रियो समिट भी कहते हैं, इसको फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं। 1992 में ये चीज़ें हुई थी, और उस रियो समिट से इवेंचुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें विकास करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ ऐसा हो कि फ्यूचर के नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग फ्यूचर को बिना ध्यान में रखे हुए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से करें, एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से करें कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से निकल के आता है। तो रियो समिट क्यों इंपॉर्टेंट? रियो समिट 170 देशों के द्वारा ज्वाइन किया गया था। सोच सकते हो, दुनिया भर अब
एकजुट हो चुकी थी दुनिया के देश, अब एकजुट हो चुके थे इस बात को लेकर। इसलिए रियो समिट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े लेवल पे एनवायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस किया जा रहा था। इसमें बहुत सारे एनजीओज भी थे, बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें पता चली? यहाँ पर ये चीज़ें पता चली कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के एनवायरमेंटल एजेंडाज में डिफरेंसेस। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ किसको कहते हैं? हम लोगों ने सिक्योरिटी वाली चैप्टर में भी इसको देखा था। देखो, दुनिया को, इसको ब्रंट लाइन भी कहते हैं, दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश और सदर्न हेमिस्फीयर के देश। मतलब ग्लोबल नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश आते हैं। यहाँ पर आप जो पिंक कलर में कंट्रीज देख रहे हो, दे कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, मतलब ये रिच कंट्रीज। और जो साउथ में कंट्रीज है, जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये सब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो कि पुअर नेशन, अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को आप नहीं लोगे। ऑस्ट्रेलिया को भी ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट लिया जाता है। हालांकि एक ग्लोब में और मैप में नीचे में आता है। तो ग्लोबल नॉर्थ में ये सारे कंट्रीज आएंगे, चाहे यूएस कनाडा हो, इधर आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसका पार्ट, फिर यूरोप वाला पार्ट आ गया, फिर जो रशिया वाला पार्ट है, एंड देन जापान वगैरह को लेते हुए ऑस्ट्रेलिया तक। ये सब ग्लोबल नॉर्थ के पार्ट, इनके एजेंडा। और जो सदर्न कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज लैटिन अमेरिका के देश हो, साथ ही साथ अफ्रीका के देश हो, एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, एंड सो ऑन। उनके एजेंडाज में काफ़ी सारे डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस हैं? ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो अमीर देश है, जो नॉर्थ कंट्रीज है, वो फोकस कर रहे हैं ओजोन डिप्लेशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। वो ये कह रहे हैं कि भाई अब एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। जबकि ग्लोबल साउथ कह रहे हैं कि भाई साहब अभी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने दीजिए, अभी तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट ही किया है। एक कहानी बताता हूँ। मेरे गाँव में सुबह सुबह तालाब में नहाने के लिए बहुत सारे लोग पहुँच गए। ठीक है, बगल में एक तालाब था, नहाने पहुँच गए, मछली वछली पकड़ने के लिए लोग पहुँच गए, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने सुबह के 10 बजे 11 बजे तक उन्होंने तालाब को पूरी तरह से गंदा कर दिया। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिससे तालाब पूरा ख़राब हो गया। जब 11 बजे मैं सो के उठता हूँ, तो अब मैं नहाने जाऊँगा या फिर मैं वहाँ पर मछली पकड़ने जाऊँगा, और मैं ये क्या देखता हूँ कि वो तालाब गंदा हो चुका है। अब इस कंडीशन में पूरी भीड़ जुटती है और वो कहती है कि सब मिलकर आप तालाब साफ करने के लिए पैसे दो। मैं ये सवाल उठाता हूँ कि भाई साहब मैं तो अभी 11 बजे आया हूँ, मैंने तालाब को कहाँ गंदा किया जो आप मुझे कह रहे हो कि इसके लिए पैसे दो, इसके लिए एफर्ट लगाओ। यही चीज़ है कि ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं, वो उन्होंने जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी और उसके बाद से करीब करीब 20th सेंचुरी के मिड तक, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। उन्होंने बेहिसाब फैक्ट्रीज लगाए, बेहिसाब उन्होंने कार्बन का एमिशन किया, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन का एमिशन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सबका एमिशन किया। उन्होंने एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया। अब जब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज मिड 20th सेंचुरी, मतलब कह सकते हो कि 1950s के बाद ग्लोबल साउथ कंट्रीज ना, ग्लोबल साउथ कंट्रीज ये सब आज़ाद होते हैं और धीरे धीरे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब जब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज अभी जगे ही हैं, अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो सब मिलके कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो एनवायरनमेंट को बचाओ, अभी क्यों फैक्ट्री लगा रहे हो, अभी क्यों कार्बन का एमिशन कर रहे हो। भाई साहब मैंने तो गंदा नहीं किया ना, मैं इसकी कीमत क्यों चुकाऊं? मैं क्यों अपनी फैक्ट्रीज को बंद करूं? मैं क्यों अभी कोयले से बिजली पैदा करना बंद करूं? आपने किया है, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठाओ। यही कॉन्सेप्ट है जिसको आगे हम लोग चल के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर में पढ़ेंगे। ग्लोबल नॉर्थ अब उन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया, उन्होंने बेहिसाब पैसा बना लिया। उनको जब पैसा बनाना था, उनको जब अपना इकोनॉमिक ग्रोथ एश्योर करना था, तब उन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने कार्बन एमिशन को नहीं रोका, वो तो बेतरतीब इंडस्ट्री लगाते चले गए। लेकिन जब ग्लोबल साउथ ने शुरू किया ना, तो अब वो कहते हैं कि तुम अपनी फैक्ट्रीज बंद करो, कार्बन एमिशन कम करो, कोयले को जलाना बंद करो। क्यों भाई क्यों? आपने कर लिया, आपके समय पे आपको रोकने गया था मैं, या आपने ध्यान दिया इस चीज़ पे? अब जब मैं शुरू कर रहा हूँ, जब मैं फैक्ट्री लगाने की शुरुआत कर रहा हूँ,
जब अपने देश में मैं बिजली देने की कोशिश कर रहा हूँ या फॉसिल फ्यूल के थ्रू अपने लोगों को एनर्जी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि नहीं मत करो, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। यही चीज़, ये तो गलत बात है ना। ग्लोबल नॉर्थ फोकस कर रहे थे ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब जिस इशू में, अब ग्लोबल साउथ कर रहे थे कि भाई मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो रखो और एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं, दोनों को साथ में रख के चलते, दोनों को प्रायोरिटाइज करके चलते। और रियो समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एजेंडा 20 बनाया था। ठीक है, इसमें कई सारी बातें निकल के आए थे, क्लाइमेट चेंज के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए, फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए काम करेंगे, और एजेंडा 20 बनाया था। आप कह सकते हो एक आउटकम था रियो समिट का एजेंडा 20, मतलब 21st सेंचुरी जो अब आने वाला था उसके लिए एजेंडाज रखे गए थे कि सब मिलके काम करेंगे। लेकिन चैलेंजेस वही निकल के आए कि डिफरेंसेस ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए या इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन्वायरमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और रियो समिट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, रादर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने से ज़्यादा इसमें फोकस किया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये सारी चीज़ें थी। एजेंडा 21 मैंने आपको बता दिया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था 21st सेंचुरी के लिए कि क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी। इसके बारे में हम लोग आगे जब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे तो चीज़ें निकल के आएंगी। अब आते हैं ग्लोबल कॉमन्स के प्रोटेक्शन की बात। ग्लोबल कॉमन्स होते क्या? सबसे पहले कॉमन्स समझो। कॉमन्स जैसे स्कूल है, स्कूल में आपकी क्लास होगी, किसी दूसरी क्लास होगी, जैसे 12th क्लास हो गया, 11th क्लास हो गया, 10th क्लास हो गया, सारी चीज़ें, वो सब क्लास स्पेसिफिक, अपनी अपनी टेरिटरी। लेकिन प्ले ग्राउंड है वो सबका है, कॉमन रूप होगा वो सबका होगा, आपके घर के पास तालाब है वो सबका है, मैदान है वो सबका है। तो कॉमन्स ऐसी चीज़ें होती है जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन नहीं होता है, बल्कि कम्युनिटी के द्वारा ओन होता है। ऐसी चीज़ को आप कॉमन्स कहोगे कि वो सबका है, किसी एक इंडिविजुअल की ओनरशिप वहाँ पर नहीं। वही ग्लोबल कॉमन्स क्या हो गया? पूरी दुनिया के लिए चीज़ें, कि किसी कंट्री के टेरिटरी का वो पार्ट नहीं है, वो सबका है। जैसे एटमॉस्फेयर, इंडिया का एटमॉस्फेयर है क्या? चाइना का एटमॉस्फेयर है क्या? पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर है। आउटर स्पेस सबका है, जो ये ओशंस है सबके हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल कॉमन्स माने जाते हैं। वो किसी देश के जुरिडिक्शन से बाहर वाली चीज़ है, किसी देश से, किस देश के अंदर में चीज़ नहीं है। अच्छा, इसका लैटिन वर्ड जो है दैट इज कम्युनिस ह्यूमैनिटीज स्टेटस, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो मे बी एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटाइटिस मतलब क्या होता है, तो ग्लोबल कॉमन्स होता है मतलब ऐसे चीज़ें या ऐसे टेरिटरी या ऐसे एरियाज जो कि किसी भी देश के जुरिडिक्शन से बाहर वाली चीज़। इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस एंड सो ऑन। इसको बचाने की भी बात निकल के आती है, क्योंकि ये किसी देश के एरिया में नहीं आता है, तो इसके लिए सभी प्रयास करेंगे। और इसके लिए कई सारे प्रयास हुए, जैसे अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में इनिशियली 12 स्टेट ने इसको साइन किया था। इसमें ये चीज़ें निकल के आई थी कि अंटार्कटिका पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी या कोई अपना आधिपत्य वहाँ पे नहीं रखेगा कि ये मेरी ज़मीन है। अंटार्कटिका सबका है और पूरी दुनिया के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटी यही की गई थी कि अंटार्कटिका को यूज़ किया जाएगा फॉर पीसफुल पर्पसेज एंड साइंटिफिक पर्पसेज ओनली, रिसर्च वगैरह एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ करो। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल जो है वो एक जगह है कनाडा में, वो 1987 में साइन किया गया था, जिसमें ये चीज़ थी कि ओजोन के डिप्लेशन को हमें कम करना है। ओजोन गैस है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसके डिप्लेशन को हमें कम करना है। लेकिन ये कंसेंसस लाना, ये प्रोटोकॉल साइन करना, ये एग्रीमेंट साइन करना काफ़ी मुश्किल होता है कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन उसके लिए खर्चे वहन करेगा, ये चीज़ डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है ना। ठीक है, और नॉर्थ साउथ के बीच में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। आउटर स्पेस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है नॉर्थ के कंट्रीज़ का। हालांकि अब इंडिया भी काफ़ी पिछले कुछ सालों से आउटर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा अपने सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहा है, बट देखोगे तो मेजरली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके काफ़ी सारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, और इससे फिर कचरे भी फैलते हैं, डिब्रिस वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें साइंस में वो सब पढ़ोगे। तो आउटर स्पेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, एटमॉस्फेयर की बात निकल के आती है, तो नॉर्थ के कंट्रीज़ ने ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाया एंड सो ऑन। और क्योंकि उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो ज़्यादा है, नॉर्थ की कंट्रीज़ के पास पैसा ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ख़राब करते हैं आउटर स्पेस को या अंटार्कटिका को या ओशन को।
तो ये कंसर्न निकल के आता है कि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें कैसे सिक्योर रह पाएगी। जैसे अंटार्कटिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अंटार्कटिका आप जानते हो वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, ठीक है, और करीब करीब 26% दुनिया के वाइल्डनेस एरिया में आता है। मतलब इस जगह पे इनहेबिटेड एरियाज है, मतलब यहाँ पे रहते कोई नहीं। 90% टेरेस्ट्रियल आइस जो है ना, मतलब ज़मीन पे मिलने वाला जो आइस है वो यहीं पर है। 70% फ्रेश वाटर, पूरे अर्थ पे जितना फ्रेश वाटर है उसका 70% अंटार्कटिका में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत कमी जीव यहाँ पर मिलते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये अंटार्कटिका दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल जो एक तरह से कह सकते हो हीट है, वार्मिंग है, उसको मैनेज करने के लिए, मरीन लाइफ के लिए, ग्लोबल वाटर सप्लाई के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंटार्कटिका। अब इसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हुआ कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर जाकर अपना अपना बना लिया कि ये एरिया मेरा है, वो एरिया मेरा है, ये सारी चीज़ें। जैसे एक आर्कटिक का एग्जाम्पल लेता हूँ जो ऊपर में है, अंटार्कटिका तो नीचे में साउथ वाला, आर्कटिक का एग्जाम्पल लेता हूँ। वहाँ पर रशिया जाके कहता है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। भाई उससे पानी खराब हो जाएगा, आइस पिघल जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा, सोच रहे हो? ऐसे इशूज निकल के आते हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका के साथ क्या इशूज है? यूके, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब ने अपना लीगल क्लेम बना लिया था कि ये एरिया मेरे हैं, ये एरिया मेरे हैं, ये एरिया मेरे हैं। बाद में सर अंटार्कटिका ट्रीटी होती है, जिसके बाद ये फिर डिसाइड होता है 1959 में कि भाई यहाँ पे हम लोग क्लेम नहीं करेंगे, राइट्स वगैरह क्लेम नहीं करेंगे, ये सब केवल पीसफुल एंड साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो ग्लोबल कॉमन्स को रेगुलेट करना, ग्लोबल कॉमन्स को सिक्योर करना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट, जब कभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात आती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है, तो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में ये वर्ड आप सुनाओगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। क्या है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी? ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको कहानी बताई थी कि खराब ज़्यादा किसने किया? ग्लोबल नॉर्थ ने, जो डेवलप कंट्रीज है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबसे पहले कहाँ होता है? तो यूरोप के देशों में होता है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में। वहाँ से फिर यूएस फैलता है और बाकी सारे जगहों पे। उन लोगों ने तो एनवायरनमेंट को ख़राब कर करके खूब पैसा बना लिया, लेकिन जब साउथ की कंट्रीज अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ी, तो फिर ग्लोबल नॉर्थ ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो एनवायरनमेंट को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ। तो ये चीज़, तो जो डेवलप कंट्रीज है नॉर्थ के, वो चाहते हैं कि सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। क्या आप सोचो ध्यान से, क्या सही में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? नहीं। नॉर्थ की कंट्रीज को इसकी ज़्यादा जवाबदेही रखनी चाहिए। वहीं साउथ के कंट्री क्या कहते हैं कि सही है, मानते हैं कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन इसकी जो ज़्यादा कीमत है या ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नॉर्थ के कंट्रीज़ वहन करें, वो ज़्यादा खर्चा वहन करें, इसको सिक्योर करने के लिए वो ज़्यादा पैसे लगाएं एंड सो ऑन। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में ये डिफरेंस। नॉर्थ कहते हैं कि सबको इक्वली करना चाहिए, साउथ के कंट्री कहते हैं नहीं, अनइक्वल, आप ज़्यादा करो, हम भी करेंगे लेकिन हम कम करेंगे। मतलब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को बचाने की, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड बियर मोर प्राइस। कौन है यहाँ पे? वो ग्लोबल नॉर्थ, और हस कौन है? ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ ये कह रहा है कि आपको ज़्यादा इसकी कीमत चुकानी चाहिए, आपको ज़्यादा इसके लिए काम करना चाहिए, ज़्यादा पैसे कैपिटल खर्च करने चाहिए, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल आपने ज़्यादा इसको ख़राब किया है। और ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहाँ पे निकल के आई थी? रियो डिक्लेरेशन। रियो समिट जब हुआ था 1992 में, अर्थ समिट, वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई थी। तो आप कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कभी भी सवाल आए एग्जाम में, ये सवाल बहुत बार आता है, तो आप कर दोगे। कैसे डिफाइन करोगे? इट मीन्स शेयर्ड ग्लोबल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लेकिन डेवलप कंट्रीज ज़्यादा अकाउंटेबल है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और रिसोर्सेज को ज़्यादा ख़राब किया है। यहाँ पर आप समझ सकते हो इस चीज़ से, इस कार्टून से इस चीज़ को समझ सकते हो। जो अमीर कंट्री है
वो गरीब कंट्री को, साउथ के कंट्रीज को ये कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो साउथ के कंट्रीज कह रहे हैं बट यू हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम, नो, आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। नॉर्थ के कंट्री कहते हैं द क्लाइमेट इज एवरीवन्स प्रॉब्लम। तो साउथ के कंट्री कह रहे हैं कि आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, लेकिन उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। एनवायरनमेंट को खराब आपने किया, ओजोन लेयर को डिप्लीट आपने किया, कार्बन एमिशन आपने ज़्यादा किया, खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और पूरी दुनिया भुगत रही है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपको लेनी चाहिए। इस चार्ट को देखो, अगर हम 1800 के बाद से अगर ग्राफ देखें कि किस कंट्री ने ज़्यादा ख़राब किया है पर कैपिटा CO2 का एमिशन, जो कार्बन एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप देखोगे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है पर कैपिटा। वहीं पर यूरोपियन कंट्रीज उसके बाद कितना ज़्यादा उन्होंने किया है 1950s के बाद फिर चाइना और इंडिया जैसे देश राइज करना शुरू किए, उन्होंने कार्बन एमिशन किया। क्यों? उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की जरूरत महसूस हुई, ये चीज़। फिर एनुअल CO2 एमिशन की बात करो, ये तो पर कैपिटा CO2 एमिशन हो गया कि मतलब एक एक व्यक्ति कितना कर रहा है, मतलब टोटल कार्बन एमिशन को जब आप पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हो तो निकलता है पर कैपिटा। लेकिन एनुअल CO2 एमिशन की बात करो तो आप देख सकते हो कि शुरुआती समय में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने कितना ज़्यादा किया। चाइना और इंडिया ने फिर 1950s के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से राइज किया, क्योंकि फैक्ट्रीज लगे। अब चाइना को, अब बहुत सारे देश, चाइना और इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी बड़े लीडर्स हो, वो इस चीज़ के लिए खूब क्रिटिसाइज करते थे कि हम कहाँ कर रहे हैं CO2 एमिशन। आप डेटा उठा के देखो, चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कार्बन गैस एमिटर है। तो चाइना और इंडिया ये कहता है कि भाई हम तो इंडस्ट्रीज को अब लगा ही रहे हैं, तो कार्बन एमिशन तो अभी होगा ही ना होगा। क्या करें, हम इंडस्ट्री ना लगाएं, हम गरीब रह जाएं, भूख में मर जाएं, अपने लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करें। और चाइना, स्पेशली चाइना का आप देखोगे काफ़ी तेज़ी से राइज किया है। कारण क्या है? चाइना इंडस्ट्रियल हब है। क्या लगता है कि एप्पल का फ़ोन आप जो यूज़ करते हो, आईफोन जो यूज़ करते हो, कहाँ बनता है? यूएस में बन रहा है, चाइना में बन रहा है। बड़े बड़े जो कार्स हैं अमेरिकन कंपनीज, कहाँ बन रहे हैं? चाइना में बन रहे हैं। आप पैसा लगा के खुद चाइना में उस चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो, खुद उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, और फिर कहते हो कि चाइना क्यों कर रहा है कार्बन एमिशन। भाई इन सब चीज़ों को बनाने में कार्बन एमिशन होगा ही होगा। दुनिया का इंडस्ट्रियल हब चाइना है और इंडिया अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कार्बन एमिशन तो होगा ही ना होगा सर। ये चीज़ आई होप आप चीज़ों को समझ गए। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का। क्योटो जापान का एक शहर है, उसने क्या किया, एक टारगेट सेट किया कि जो डेवलप कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, वो क्या करेंगे। एक टारगेट उनको दिया गया कि कार्बन एमिशन को कम करेंगे, और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको एग्जेम्प्ट किया गया। चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया था, क्योंकि हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन हमारा कम था। हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन किनका ज़्यादा है? जो डेवलप कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। तो इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया इस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा बनती। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, उसको माना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही जिम्मेवार है। और डेवलप कंट्रीज को याद रखना कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है, उनके लिए टारगेट दिया कि आप अपने CO2 के एमिशन को कम करो। और डेवलपिंग कंट्री चाइना और इंडिया जैसे बहुत सारे देशों को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया। 1997 में क्योटो में साइन किया गया था UNFCCC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं? देखो, किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के ज़्यादा जब ओन की गई कोई चीज़ होती है तो उसको आप कहते हो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, अगेन कॉमन्स की तरह। इसमें क्या होता है कि ग्रुप मेंबर के पास राइट भी होता है और ड्यूटीज़ भी होती है उस रिसोर्स के। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कई सारे गाँव में देखोगे, सदर्न इंडिया में या अलग अलग जगहों पे जंगल होते हैं, उनमें आप देखोगे जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, जो वहाँ के जनजाति लोग होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं और जंगल पे उनका अधिकार भी होता है, और जंगल उनके लिए ड्यूटी भी होता है कि उसको कंजर्व करे। आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पे सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं
जो जनजाति होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उस जंगल को देवता मानते हैं या देवी मानते हैं, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना उन्हीं की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वहीं से वो खाना प्राप्त कर रहे हैं, अपना लाइवलीहुड वहीं से चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, जलावन की लकड़ियाँ हो, मेडिसिन हो, सारी चीज़ें वहीं पे पा रहे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसी में रहते भी हैं, उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं उस चीज़ को। उसको सेक्रेड ग्रोव माना जाता है, पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि जंगल ही उनको सब कुछ दे रहा है। तो ये चीज़ है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें अब आने लगी। समय के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो जो कॉमन रिसोर्सेज है वो समय के साथ साथ कम होते चले जा रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होते जा रहे हैं इन सब जगहों। अब आगे बढ़ने से पहले आपके सामने ये कुछ प्रश्न है जिसके जवाब आपको देने हैं। कमेंट बॉक्स पे इन क्वेश्चंस को ज़रूर टिम करें, यहीं पर वीडियो पॉज करें, और ये चीज़ इंश्योर करेगी कि आपने जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी है वो आपने ठीक ढंग से समझ लिया है। पहला क्वेश्चन है कि which was an international treaty signed in 1987 which focused on the prevention of depletion of ozone layer, Antarctic Treaty, Paris Agreement, Montreal Protocol और Kyoto Protocol. Second question है 1987 a report titled Our Common Future was published which criticized the traditional pattern of economic growth. This report was also known as Geneva Report, Broadland Report, Morris Report और Thatcher Report. Third question है which of the following statement is true about the Rio Summit? Rio Summit को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, ये आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंडिया के स्टैंड के ऊपर देखते हैं कि इंडिया किस तरीके का स्टैंड लेता है। इंडिया ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की बात करता है, काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है, और ये चीज़ एक्नॉलेज करता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया था 1997 में, हालांकि उसको एग्जेम्प्ट किया गया था क्योंकि हिस्टोरिकली काफ़ी कम इमिशन है इंडिया का। और इवन की 2005 के G8 की मीटिंग, हालांकि अब वो G7 हो चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले वो G8 था, ग्लोबल 8, मतलब जो बड़े 8 देश हैं ना, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज या बड़े जो डेवलप कंट्रीज, उनका एक ग्रुप था। उसमें फिर रशिया ने जब क्रीमिया पे हमला किया था 2014 में, तो उसके बाद फिर रशिया को हटा दिया गया था, वो G7 है। एनीवे, G8 का जो समिट हुआ था उसमें इंडिया भी वन ऑफ द इन्वाइटीज था। लाइक इंडिया पार्ट नहीं है G7 या G8 का, बट इंडिया वहाँ पर इन्वाइटी के तौर पे गया था, वहाँ पे इन्वाइट किया गया था। इंडिया ने वहाँ पर ये चीज़ें निकाली या ये चीज़ें कही, भाई साहब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एक्नॉलेज करते हैं और इस चीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए। इंडिया हर एक स्पीच में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जब होता है, उसकी बात होती है, तो उसमें ये चीज़ एक्नॉलेज करते हैं। अभी हाल ही में जब कॉप की समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की समिट हुई थी, उसमें अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को बोला वहाँ पर कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको नहीं, बल्कि डेवलप कंट्रीज़ के कॉलर को पकड़ना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि पैसे निकालो यार, तुमने ख़राब किया है, तुम्हें अब इस चीज़ को ज़्यादा करो। हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा करो। आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करो, उनको पैसे दो, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, ताकि वो अपने यहाँ पर क्लीनर फ्यूल यूज़ कर सके, अपने यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम से कम कर सके। और इंडिया ये चीज़ कहता है कि 2030 तक इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन होगा ना, वो 2000 में जो एवरेज था, 2000 में जो एवरेज था 3.8 टन पर पर्सन पर कैपिटा, उसके आधे से भी कम होगा। मतलब 2030 में जाकर इंडिया जितना कार्बन एमिशन करेगा ना, वो 2000 के पर कैपिटा कार्बन एमिशन वर्ल्ड एवरेज है उसका आधा ही होगा। मतलब इंडिया का एमिशन को प्रेडिक्ट किया गया है कि वो 0.9 टन पर कैपिटा से बढ़ के 1.6 टन पर कैपिटा पहुंचेगा 2030 तक। मतलब इतना कम, जो कि वर्ल्ड एवरेज के आधे से भी कम है। और वर्ल्ड एवरेज कब का? 2000 ईस्वी का। तो हम तो वर्ल्ड एवरेज से बहुत नीचे होंगे 2030 तक भी। और फिर जो आप कहोगे कि इंडिया सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, चाइना सबसे बड़ा एमिटर है, गलत बात। साथ ही साथ जो ग्लोबल एफर्ट हो रहे हैं उसमें इंडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अपने देश में भी तरह तरह की पॉलिसीज़ वो लेकर आ रहा है, ताकि कार्बन एमिशन या जो आप कह सकते हो क्लीनर फ्यूल की तरफ आगे बढ़ना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करना और उनके लिए पॉलिसीज़ लेकर आना, उन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है। इंडिया ने फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो हाल के समय में वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीमेंट था क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए, 2 अक्टूबर 2016 को महात्मा गांधी की जन्मतिथि के दिन पर इम्प्लीमेंट किया, अपने यहाँ पर रेटिफाई किया। 2015 का ये सब एग्रीमेंट है, इंडिया ने 2 अक्टूबर 2016 को इसको रेटिफाई किया।
फिर इंडिया नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेकर आया जिसमें उन्होंने क्लियरर फ्यूल को मैंडेट किया है। अब देखोगे देश के अलग अलग शहरों में जो CNG के ऑटो हैं वो चलते हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारे सब्सिडीज़ वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था 2001 में, जिसमें यही थी कि एनर्जी एफिशिएंसी को आगे बढ़ाना है। फिर आप देखोगे कि इंडिया में एक पूरी कवायद चली थी कि LED बल्ब लगाना है, और LED बल्ब को इवन कि डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया था उजाला योजना के तहत। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हुआ 2003 में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात थी। और हमेशा इंडिया एडवोकेट करता है कि हम लोगों को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा हमें रिसोर्सेज मिलने चाहिए ताकि, और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए ताकि हम लोग क्लीनर फ्यूल की तरफ आगे बढ़ सके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके। और इवन कि इंडिया ने सार्क कंट्रीज़ को भी एकजुट करने की कोशिश करी थी ताकि सब लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठा सके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एक साथ। अब देखो एनवायरमेंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली। अब एनवायरमेंट के लिए मूवमेंट्स भी चलते हैं कई बार इसको देखा गया है कि ये ग्लोबल स्टेज पर भी मूवमेंट चलता है, लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि लोकल लेवल पर ये चीज़ें होती हैं ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सके, कम से कम किया जा सके। तो नेशनल लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और लोकल लेवल पे भी होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात और उसके लिए मूवमेंट, लेकिन लोकल लेवल पे ज़्यादा होता है। और पर्टिकुलरली जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा काम करते हैं, उनका मेन रोल होता है। ठीक है, फॉरेस्ट मूवमेंट आप देखोगे जगह जगह पे चलता है, मैक्सिको में हो, ब्राज़ील में हो, जैसे अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं, बड़े जंगल हैं, उनको दुनिया का लंग कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। उनको प्रोटेक्ट करने की जब बातें निकल के आती हैं, वहाँ पे मूवमेंट चलता है। फिर इंडिया में देखोगे तो कई बार ये चलता है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल को काट कर वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने, इन सब चीज़ों को जब बातें निकल के आती हैं, तो फिर इसके लिए मूवमेंट चलता है। जैसे आप देखोगे हाल के समय में मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में बहुत जगहों पे डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की बात निकल के आई थी, तो लोगों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था इन सब चीज़ों के लिए। फिर मिनरल एक्सट्रैक्शन की जब बातें निकल के आती है कि खदान से उसमें से मिनरल्स निकालेंगे, तो उसके खिलाफ कई सारे मूवमेंट्स चलते हैं। जैसे बिहार में देखोगे तो जब गंगा के साइड से रेत निकालने की बात निकल के आती है, तो उसके खिलाफ भी कई बार चीज़ें चली, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ से रेत न निकाला जाए, एक लिमिट में निकाला जाए, सारी चीज़ें। तो ऐसे आंदोलन काफ़ी सारे देखने को मिले। फिर फिलीपींस का एक एग्जाम्पल लिया जाता है जहाँ पर वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन जो ऑस्ट्रेलिया की एक MNC थी, वहाँ पर माइनिंग करने आई थी। तो फिलीपींस में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और उसको बाहर करने की बात थी कि ये कंपनी क्यों इंडिया में ये कंपनी क्यों फिलीपींस में आके माइनिंग कर रही है, क्योंकि इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। इवन कि इस कंपनी को खुद ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब अडानी ग्रुप यहाँ की ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो फिर वहाँ पर उनको क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था, उनको मूवमेंट का सामना करना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि इससे कई बार होता है डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन से फिर वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जंगल के खुद रहने वाले लोग हैं, फिर उनके राइट्स की बात निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें। फिर एंटी डैम मूवमेंट कई बार देखिएगा अलग अलग कंट्रीज़ में होता है कि डैम, अब देखो डैम बनेगा, जैसे मान लो कि ये रिवर का फ्लो है, अब उसके बीच में क्या किया जाता है, डैम बना दिया जाता है। डैम से फिर क्या होगा, फिर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन जब डैम बनाया जाता है ना, तो पानी के बहाव को आप रोक देते हो। तो इस साइड में अगर डैम बना के पानी के बहाव को रोक दिया गया, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस साइड के जो गाँव होंगे ना, वो सब डूब जाएंगे, और दूसरे साइड वाले जो गाँव होंगे वो सब सूखे में रह जाएंगे। इस कारण से भी डैम को लेकर कई बार मूवमेंट्स झेलने को मिलते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई सारे मूवमेंट्स हुए हैं। और 1980s में पहली बार ग्लोबल नॉर्थ में एंटी डैम मूवमेंट हुआ, और वो कहाँ पर होता है, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। जब फ्रैंकलिन रिवर, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, फ्रैंकलिन रिवर पे जब डैम बनाने की बात आई थी, तो फिर लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया कि फ्रैंकलिन रिवर को बचाया जाए, वहाँ पर डैम ना बनाया जाए। फिर इंडिया में देखोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम, जिसके बगल में आपने सुना होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो बनाया गया था, सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। तो सरदार सरोवर डैम जो है कब से चल रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी, अब जाके हाल में कुछ सालों पहले पूरा हुआ है। सरदार सरोवर डैम बनाने के खिलाफ इंडिया में कई सालों तक मूवमेंट चला है, नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है, जिसमें मेधा पाटकर और बहुत सारे और भी लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जल में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और इस सब मूवमेंट में देखा गया कि नॉन वायलेंट तरीक़ों को यूज़ किया जाता है, और इंडिया में स्पेशली कि नॉन वायलेंट तरीका अपनाया जाता है, कोई ज़्यादा वायलेंस वगैरह नहीं होता है, एक तरह से सत्याग्रह के तौर पर इसको रोकने की कोशिश की जाती। अब रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। अब रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होता है, पूरे दुनिया में पॉलिटिक्स भी होती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहिए। हर एक देश चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो। अगर आप हिस्टोरिकल देखोगे तो यूरोपियन पावर्स काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए ही इर्द गिर्द दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन हुआ। आपको क्यों लगता है कि इंडिया क्यों आए थे ब्रिटिशर्स, या फ्रेंच, या पोर्टुगीज़, या डच, या दुनिया में क्यों फ्रांस हो गया, या स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, या फिर जापान हो गया, ये सब क्यों दूसरे देशों पर हमला करते थे? रिसोर्सेज, उनको चाहिए रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जिसके पास होंगे वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। तो ये चीज़ है। उस ज़माने में ट्रेड, वॉर, पावर डायनेमिक्स, ये सब इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घुमा करती थी कि जिसके पास जितना रिसोर्स वो उतना ज़्यादा पावरफुल। 17th सेंचुरी में टिम्बर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि टिम्बर पे ज़्यादा किसका ज़्यादा रूल होना चाहिए, किसका ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। कि टिम्बर इंपॉर्टेंट था जहाज़ बनाने के लिए, और जिसके पास जहाज़ होगा वो सी के थ्रू अलग अलग दुनिया के अलग देशों पर कॉलोनी बना लेगा। इसलिए टिम्बर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता था 17th सेंचुरी में कि जिसके पास ज़्यादा टिम्बर उतना ज़्यादा पावरफुल। ठीक है। उसके बाद ऑयल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू, उसमें देखोगे आप कि ऑयल का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया, और उसके बाद ये चीज़ें निकल के आएगी कि ऑयल जो है जिसके पास ज़्यादा ऑयल वो उतना ज़्यादा पावरफुल। और कोल्ड वॉर के समय में जो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ थे, उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को अपने कैंप में या उन पे हमला इसलिए किया था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, एंड सो ऑन। ठीक है। और कोल्ड वॉर के बाद बेसिकली आप देखोगे कि ऑयल के लिए जो स्ट्रगल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। 20th सेंचुरी में आप देखोगे कि ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता बढ़ती चली जाती है। दुनिया के अलग अलग देश लड़ाई लड़ते हैं ताकि ऑयल पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो, और इसके लिए काफ़ी सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। ऑयल का जो मेजर आप कह सकते हो कि रिजर्वायर्स हैं वो वेस्ट एशिया में है, मतलब जिनको आप मिडिल ईस्ट कहते हो, ऐसा। तो वेस्ट एशिया में आप देखोगे गल्फ कंट्रीज़ में दुनिया के ग्लोबल मतलब दुनिया के प्रोडक्शन का 30% उनके पास ऑयल है, और नॉन रिजर्व्स का जिसके बारे में हमें जानकारी है करीब 64% जितने रिजर्व्स है उसका 64% वेस्ट एशिया में ही है, और इसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सऊदी अरेबिया, और उसके बाद इराक। और यूएस हो, चाहे यूरोप हो, जापान हो, इंडिया हो, चाइना हो, ये सब दुनिया के बड़े ऑयल कंज्यूमर्स, और ये सब का डिस्टेंस है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व होते हैं जियोपॉलिटिक्स। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, फिर कुवैत को बचाने के लिए क्यों अमेरिका कूदा था, या इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए क्यों अमेरिका ने अटैक कर दिया था 2003 में, सब ऑयल के लिए था। ऑयल पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा उनका हो सके। इस चीज़, इस स्टोरी से, इस कार्टून से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। अगर आपने जियोपॉलिटिक्स ऑयल के इर्द गिर्द पढ़ा है, समझा है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें समझोगे। जैसे आज के समय में चाहे वो टूथब्रश हो, पेसमेकर हो, पेंट हो, इंक हो, ये सब कहीं ना कहीं ऑयल से ही बन के आते हैं। दुनिया में जितनी गाड़ियाँ चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 95% के करीब ऑयल के कारण नहीं चल रही। चाहे हमारे आसपास कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ट्रेन हो, शिप हो, ये सब कहीं ना कहीं ऑयल से ही रिलेटेड है, और उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट से ही चीज़ें चल रही। अब देखो एक कहानी, शेख पेट्रोदुल्ला, ये किंग ऑफ द लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड है, मतलब आप इनको कह सकते हो गल्फ कंट्री के राजा, या एक समय के लिए आप मान सकते हो सऊदी अरेबिया के किंग। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे राज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर काला सोना है। काला सोना मतलब पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर आप जब क्रूड ऑयल को देखोगे बिल्कुल काला होता है। तो मैं एक ऐसे राजा हूँ जहाँ पर काला सोना है, पेट्रोलियम है, और मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेशुमार दौलत का शहंशाह, बेशुमार दौलत है मेरे पास। जब से ये काला सोना मिला है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं, ठीक है, खाड़ी देश जो हैं, वेस्ट एशिया के देश है, बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत पिछड़े हुए। लेकिन जब से तेल मिला है, इनकी इकॉनमी बहुत तेज़ से बढ़ती चली। सऊदी अरेबिया को देखो, यूएई को देखो, उसके सिटी दुबई को देखो, ये सारी चीज़ें कितने ज़्यादा रिच हो गए हैं, ये ऑल बिकॉज ऑफ ऑयल। ऑयल नहीं मिलता तो ये आज भी पिछड़े हुए रहते। ऑयल इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है कि जब से काला सोना मिला है ना, मतलब वो तेल मिला है ना,
हमारी किंगडम पूरी तरह से बदल गई, हमारे देश पूरी तरह से बदल गए। यहाँ पर मिस्टर बिगॉल आए, बिगॉल मतलब यूएस, इसको ऐसे समझो, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। जब से यूएस के लोग हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया। बदले में मैंने क्या दिया? बदले में मैंने उनको काला सोना दिया, मतलब मैंने उनको ऑयल दिया। और यूएस ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री रखी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे, मैं रिच होता चला जा रहा था। और मैंने इस होली लैंड, अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो इस्लाम का वो होली लैंड है, उस पर अमेरिका का इंटरवेंशन होता है। अमेरिका अपने मिलिट्री बेस वहाँ पर बनाता है, अपनी आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय करता है। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं, मैंने होने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे। और यूएस कहता है, मतलब मिस्टर बिगॉल कहते हैं, बिगॉल कहते हैं कि मैं ना डेमोक्रेसी की बात करता हूँ। यूएस हमेशा डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों की बात करता है, डेमोक्रेसी और फ्रीडम, तो ये बहुत कीमती है। तो सऊदी अरेबिया किंग कह रहे हैं, मिस्टर बिगॉल कहता है कि मैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन सबको प्रोटेक्ट रखता हूँ, इनको बहुत कीमती मानता हूँ। तो मैंने भी इसको कीमती माना, मैंने इसको 7 ताले में बंद कर दिया। हमारा देश ऐसा ही। बिगॉल क्या कहते हैं, मतलब यूएस क्या कहता है? मैंने अपने लोगों को देखा, मैंने अपने देश को देखा, यहाँ पर तेल की ज़रूरत थी, और मैं तो फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म को फॉलो करता हूँ ना, तो मैं तो जाऊँगा दूर देश और वहाँ पर खुदाई करके तेल पैदा करूँ, तेल निकालूंगा, क्योंकि मेरे देश को ज़रूरत है इसकी। और चाहे इसके लिए मुझे उस देश में मिलिट्री डिप्लॉय करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ की इकोलॉजी बर्बाद करनी पड़ी, मतलब इन्वायरमेंट बर्बाद करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कभी कभी मैं वहाँ पे पॉलिटिक्स खेल लेता हूँ, वहाँ पर अपने हिसाब से गवर्नमेंट को डिप्लॉय कर देता हूँ। ये भी कई देशों में देखने को मिला है कि यूएस वहाँ पे घुसता है और अपने हिसाब की गवर्नमेंट को वहाँ पर इंस्टॉल कर देता है। जैसे सद्दाम हुसैन, उसकी बात नहीं मान रहा था, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। सोच सकते हो क्यों? तेल पे कब्जा करना था। सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, इन सब देशों में अमेरिका ने अपने हिसाब से गवर्नमेंट को वहाँ पे इंस्टॉल किया। लेकिन फिर अमेरिका कहता है कि मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलता हूँ, वहाँ के इलेक्शन कैंपेन में मैं शामिल नहीं होता। बस क्या होता है, अपनी पसंद की गवर्नमेंट को पैसा दे देता हूँ, अपनी पसंद के आदमी को पैसा दे देता हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब जो कॉमन सिटीजन्स हैं, यूएस के लोग, यूएस पीपल, वो क्या कह रहे हैं? यार देखो, मेरे गराज में कितनी शानदार चमचमाती कार है, जिसके स्टीयरिंग पर मैं हाथ रखता हूँ, ऑटोमेटिक गियर्स है, जिसको मैं अच्छे माइलेज के साथ चलाता हूँ। मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ों से, मुझे तेल मिल रहा है, मजा कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कह रहे हैं? वो यूएस को रेफर करते हुए कहते हैं, यूएस हमें पैसे देता है, यूएस हमें बहुत पसंद करता है, वो हमें पैसे देता है, हमें हथियार देता है। जैसे उसने हथियार दिया था रूसियों से लड़ने के लिए, अफगानिस्तान की बात है। अफगानिस्तान में जब रूसी सेना ने हमला किया था, तो मुजाहिदीन को किसने खड़ा किया था? यूएस ने खड़ा किया था, ताकि तुम रशिया से लड़ो। और बाद में फिर यही मुजाहिदीन फिर अमेरिका पर अटैक कर देते हैं। तो ये चीज़ है। तो टेररिस्ट कह रहे हैं कि हमें तो खूब पैसे मिलते हैं, हमें हथियार मिलते हैं, हमें ट्रेनिंग मिलता है, ताकि हम रूसियों से लड़ सकें, ताकि उनके फ़ायदे की चीज़ें हो सकें। रूल्स चेंज होते रहते हैं, अलग अलग लीडर्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम लोग, जब हम लोगों से काम हो जाता है या हम लोगों से काम निपट जाता है, तो उसके बाद अमेरिका हमें पूछता भी नहीं है। तो अब अमेरिका हमारा दुश्मन है। और फिर 9/11 का अटैक इन्हीं लोगों ने किया था। और जब हमें अटैक करना होता है अमेरिका पे, तो वही जो दिए हथियार है उनका हम यूज़ करते हैं। क्या हुआ था इसके बारे में मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या हुआ था? जब रूस को हटाना था, तो अमेरिका ने इन मुजाहिदीन को तैयार किया था। बाद में इन्हीं मुजाहिदीन ने वापस अमेरिका पर अटैक कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब जरूरत निकल गया तो अमेरिका ने इनको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ है। तो ये जियोपॉलिटिक्स चलता रहता है। वाटर, ऐसा भी कहा गया कि दुनिया में जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा वो वाटर के कारण होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और एक ग्लोबल इशू बनता चला जा रहा है। और वाटर के लिए कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी जा रही हैं। इवन की कंट्री के अंदर में आप देखोगे, रिवर वाटर के लिए कई सारे स्टेट्स लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कावेरी वाटर के लिए कर्नाटका, तमिलनाडु काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे ऐसी चीज़ें चलती रहती। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम
देखो जैसे ये कंट्री है और इसके बगल में ये कंट्री, तो नदी मान लो कि यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, तो हो सकता है कि ऊपर वाला कंट्री यहाँ पे डैम बना ले। तो क्या होगा, थोड़ा बड़े साइज में समझते हैं, ये कंट्री है और ये दूसरा कंट्री, और नदी इस तरीके से मूव होके नीचे की तरफ, तो ये कंट्री जो है हो सकता है कि डैम बना ले, पानी को रोक दे, तो बेचारा बी कंट्री तक तो पानी ही नहीं पहुंच पाएगा, तो बी कंट्री तो बेचारा सूखे मर जाएगा। इस कारण भी अपर रिवराइन जो स्टेट्स होते हैं और लोअर रिवराइन स्टेट होते हैं, उनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। ऐसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी देखने को मिले, जैसे जो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन है, इनके बीच में काफ़ी सारी लड़ाई है, चाहे वो जॉर्डन रिवर के लिए हो, ठीक है, या यर्मक रिवर के लिए हो। ये जॉर्डन रिवर है आपका, यहाँ पर आप देखोगे तो हस्मानी रिवर यहाँ पर उनको मिलता है, यहाँ से जॉर्डन रिवर निकल के इधर से आती है, तो इसराइल से यहाँ पे जो डेरा रिवर है वो यहाँ पर फिर हस्पानी रिवर को मिलती है, और फिर ये जॉर्डन रिवर बनता है, और ये फिर जॉर्डन होके ये सारी चीज़ें। फिर यार्मुक रिवर है, वो इधर जॉर्डन सबसे निकल के और ये लेबनान होके फिर यार्मुक रिवर है जो इधर जॉर्डन वगैरह लेबनान से होकर फिर ये इजराइल में जाती है। तो इन सब रिवर के लिए, चाहे वो जॉर्डन रिवर के लिए हो या यार्मुक रिवर के लिए हो, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। फिर टर्की, सीरिया और इराक के बीच में डैम कंस्ट्रक्शन के लिए लड़ाइयाँ हुई थी। अब देखोगे यूफ्रेट्स रिवर आपने पढ़ा होगा जब अपने क्लास 11th में सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे। जो सीरिया के आसपास वाले देश हैं वहाँ पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये यूफ्रेट्स रिवर है, ठीक है। तो सीरिया, टर्की और इराक के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ होती, क्योंकि यूफ्रेट्स रिवर पे कोई डैम बना लेता है। तो इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा टसल या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। अब इन सब के बीच में जब रिसोर्स की बात आती है, इन्वायरमेंट की बात आती है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा नाम आता है दैट इज इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन डिफाइन करता है इंडिजिनस पीपल को एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब वहाँ के ओरिजिनल रहवासी। मतलब मान लो कि कोई जंगल है, वहाँ पे ओरिजिनली जो लोग रह रहे थे ना, उनको कहा जाता है इंडिजिनस पीपल। बाहरी लोग वहाँ पर आए और उनको ख़त्म कर दी, उनकी पॉपुलेशन को ही ख़त्म कर दी। जो अमेरिका में जैसे रेड इंडियंस है, ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल्स है, वो सब क्या है? इंडिजिनस पीपल है। वहाँ पर वो हमेशा से फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब जब से समय चला आता आ रहा है, तब से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको कहा जाता है इंडिजिनस पीपल। उनके अपने सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर कस्टम्स होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। उनका अपना कल्चर होता है, अपने सोशल सिस्टम होते हैं, अपने इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। करीब 30 करोड़ इंडिजिनस पीपल दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर फिलीपींस हो गया, चिली हो गया, बांग्लादेश, नॉर्थ अमेरिका, पनामा, साउथ नॉर्थ या इवन इंडिया, इन सब जगहों पे रहते हैं। और वो अपनी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट करो, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, चाहे वो सेंट्रल साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ओसेनिया हो, वहाँ पर इंडिजिनस पीपल वहाँ पर रहते हैं। और उनके राइट्स के रिकग्निशन की बात निकल के आती है, उनके पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने की बात होती है, उनके सर्वाइवल की बात आती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी जगह उनसे छीनी जा रही है, उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, उनके लैंड्स उनसे छीने जा रहे हैं, उनके रिसोर्सेज उनसे छीने जा रहे हैं। और जो मेन जो इशू है वो वही चीज़, लैंड और लाइफ सिस्टम को कैसे बचाया जाए, ये उनके कॉमन कंसर्न्स। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, आर फॉरेस्ट वाइल्डरनेस, मतलब निर्जन जगह है, मतलब कोई नहीं रहता है। देखो अगर आप ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ को देखोगे, तो बिल्कुल वहाँ पे फॉरेस्ट में लोग नहीं रहते, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ है ना, तो वहाँ पर फॉरेस्ट वाइल्डरनेस नहीं है, फॉरेस्ट हैबिटेट वाली जगह है, लोग वहाँ पर रहते हैं, लोगों के राइट्स है, वहाँ पे लोग का वो घर है, लोग की इकॉनमी वहीं पे चलती है, उनकी लाइवलीहुड वहीं चलती है। तो ये टसल चलता रहता है उनके बीच में। तो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज ऐसा मान के चलते हैं कि जगह जंगल रहने वाली जगह नहीं है, जंगल मतलब जंगल। ये साउथ के कंट्रीज को ये मान के चलना पड़ता है, या वहाँ पे ये कंसर्न भी हो रहती है कि जंगल निर्जन जगह नहीं है, वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ के लोग के अपने राइट्स। फिर आप देखोगे बांग्लादेश का ये एग्जाम्पल लिया गया, जहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी उठ खड़ी हुई थी जब वहाँ पर कोल माइनिंग का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था 2006 में, कि कोल को माइन किया जाएगा। तो उस समय उस पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई थी इसके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं इंडिजिनस पीपल और उनके मूवमेंट्स और उनके राइट्स की बात। इंडिया में अगर बात करूँ तो जो एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी है, वो इंडिजिनस पीपल माने जाते हैं। करीब इंडिया के पॉपुलेशन का 8% वो हैं। और उनका जो पूरा सब्सिस्टेंस है वो किस पे निर्भर करता है? वही लैंड कल्टिवेशन, वहाँ के लैंड से वो अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं।
और जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था तो उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फॉरेस्ट एक्ट है वो सब पास कर करके उनको जंगले से भगा दिया गया था। आपने हिस्ट्री में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, संथाल और इन सब चीज़ों के बारे में। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वहाँ पर उनके जंगलों को सफाया करते चले गए और बाहरी लोगों को वहाँ पर बसाते चले गए, तो पहाड़ियाज और ये सारी चीज़ें। तो कॉलोनियल टाइम में उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ वगैरह हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन उनको डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाया। एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिए गए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई। इंडिया में बहुत सारे शेड्यूल एरियाज, लेकिन उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाया। और कब जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है तो फिर उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। इवन इंडिया में देखने को मिला है, दुनिया के अलग अलग देशों में, प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला है कि उनके राइट्स को कई बार निगलेक्ट किया जाता है। और इन सब चीज़ों को बचाने के लिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर्म हुआ था 1975 में, और इनको यूएन का एक कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ कि यूएन उनसे कंसल्ट करेगा इन सब विषयों पर, इंडिजिनस पीपल और उनके राइट्स के बारे में। और ग्लोबलाइजेशन के बाद तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों को बचाना, उनके लिए बातें करना, उनके लाइवलीहुड, उनके सब्सिस्टेंस के लिए काम करना। कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। फोर्थ क्वेश्चन, टर्की, सीरिया, इराक हैव डिफरेंसेस ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन विच रिवर? What is the principle of common but differentiated responsibility mentioned in the Rio Declaration? Sixth question है, what is the main difference in approach to environmental issues between the North and South countries? Make sure वीडियोस को पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इन क्वेश्चंस का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। और एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज व्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट करोगे। खुद से चेक करूँगा तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब दो, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर इसी तरह से आपका ख़त्म होता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर लगा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, बस कुछ कंसेप्ट था जिसको आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो जय हिंद।